अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी तैयब भाई, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा तैयब भाई, पहले तो अपना और अपने फार्म का मुख्तसर तारफ़ करवाइएगा, अपना एरिया बताइएगा। जी मेरा नाम तैयब नूर है। ये फार्म है जो हमारा, ये अल नूर गोट एंड गोट फार्म के नाम से मशहूर है। ठीक है, काफ़ी लोग जानते हैं सियालकोट में, तकरीबन बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं। बल्कि अब बात करें तो पाकिस्तान पूरे में जितनी भी बकरियों पाली हैं, हाजिरी हैं, उन सब जो है कि वो जानते हैं हमें। और जी हमारे माशाल्लाह, आपका फेम हमने सोशल मीडिया पे देखा है, काफ़ी जी जी ज़्यादा वायरल है आप माशाल्लाह गोट फार्मिंग के हवाले से। जी जी। अच्छा, अपना ज़रा अपनी एज बता दीजिएगा तैयब भाई, कितनी है माशाल्लाह? जब मैंने ये काम शुरू किया था तब मेरी एज तकरीबन 16-17 साल थी। 16-17 साल। अब माशाल्लाह क्या एज आपकी? तकरीबन 22 साल हो गई। 22 साल, यानी आपका तकरीबन 6-7 साल का जी 6-7 तजुर्बा साल का है। प्रॉपर जो गोट फार्मिंग में हम आए हैं, कमर्शियल लेवल पे कर रहे हैं, तो 4-5 साल 6 साल का तजर्बा जो है कि माशाल्लाह। तो ये भाई आपने कोई सर्च की कि या फिर ऐसे ही बस शौकिया स्टार्ट किया और बाद में आपने अपने शौक को परवान चढ़ाते रहे? देखें, जब गोट फार्म जो बंदा करता है ना, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर बंदा मेहनत से इसे करे, शौक के साथ करे, ठीक है। काफ़ी लोग गोट फार्मिंग शुरू करते हैं पाकिस्तान में, कमर्शियल लेवल पे भी करते हैं, 100-150-200 जानवर भी रखते हैं वो, ठीक है। वो जो जिसकी कैपेसिटी 200-300 जानवर की है, जिसकी कैपेसिटी 200-300 जानवर का शेड बनाने की है, उसको मैनेज करने की है, उसका बैकग्राउंड आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ठीक होगा। जिसका बैकग्राउंड, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो बंदा कर सकता है, वो खुद काम नहीं करेगा, क्योंकि उसका बैकग्राउंड अच्छा होगा, उसको कारोबारी या बाई शख्सियत होगी, सियासतदान होगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से वो खुद काम नहीं करेगा। ये आपका शौक है, ना ही ये आपके ये मुलाजमों का शौक है। मुलाजम तो आपकी मजबूरी के तहत ये काम करते हैं, ठीक है। वो तनख्वाह लेते हैं हर माह बाद और वो चलते बनते हैं। अच्छा तो ये भाई, बेसिकली आज हम आपसे गुफ्तगू जो करना चाह रहे हैं वो फार्म के स्ट्रक्चर के मुतल्लिक़ करना चाह रहे हैं। जी जी। तो आप हमें बता दें कि फार्म का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। हर तरह की गोट्स के लिए एक ही स्ट्रक्चर होता है या मुख्तलिफ किस्म की गोट्स होती हैं, उनके लिए स्ट्रक्चर भी जो है वो मुख्तलिफ किस्म का होना चाहिए? देखें, पाकिस्तान में जितनी भी फार्मिंग हो रही है, ज़्यादातर वो चाहे बैफलो फार्मिंग है, को फार्मिंग है, बछड़ा कटरा फार्मिंग है, फैटिंग फार्मिंग है, या ही वो बकरी फार्मिंग है, वो टोटली नो कास्ट लो कास्ट शेड होते हैं। मैंने यहाँ तक भी देखे हैं 200, 300, 400 जानवरों का भी शेड होता है, पर उन जानवरों का जो है कि फार्मिंग कर रहे होते हैं, पर उनका शेड नहीं होता। वैसे एक 10 मरले के 12 होता है, उसमें वो जो है कि जानवर अपनी रात को ले आते हैं और सुबह फिर ले जाते हैं। इस तरह टोटल फार्मिंग पाकिस्तान में 90% इस तरह हो रही है। जो 10% हो रही है, उनके थोड़े से जो है कि अच्छे तरीके से फार्म बने हुए हैं। तो एक बकरी के लिए जगह तकरीबन, जो माहिरीन हमें बताते हैं, वो तकरीबन 15 स्क्वायर फुट जगह होती है, 10 स्क्वायर फुट होती है जगह जो उसका खुला सहन होना चाहिए फार्म का, और 5 फीट जो 5 बाय मरबा फीट होती है, वो कवर्ड एरिया होना चाहिए, यानी शेड के अंदर जो शेड के अंदर। तो इस बेस पे आप शेड बना सकते हैं। तो जिस तरह काफ़ी मैंने लोगों के फार्म वगैरह देखे हैं, जिस तरह फार्मिंग आम हो रही है, वो तो लोग तीन मरबा फुट के अंदर एक बकरी की जगह देते हैं, तो बकरी बहुत ही तंग होकर बैठती है, फिर भी उनको। अच्छा तो ये भाई, आपने ये जो जगह बताई 15 बाई 15 फीट एक बकरी के लिए होनी चाहिए जी, 5 फीट कवर्ड जो ना कवर्ड एरिया होना चाहिए, जो शेड हो, ठीक है। तो 10 फीट एरिया इस तरह जो सहन है उस तरह का होना चाहिए, ये ठीक होगा खुला, जिस तरह बकरी अच्छा में बैठ सके। ये हर नस्ल की बकरी के लिए इतनी जगह काफी है या फिर नस्लों के हिसाब से कुछ बकरियां छोटी होती हैं, कुछ बकरियां मतलब कोई फर्क नहीं होता इनका। थोड़ी सा बकरियों का साइज बस थोड़ा सा होता है, पर अगर आप कहते हैं कि इसमें कोई फर्क नहीं है इतना। अच्छा, इसमें जो कवर्ड एरिया होता है वो कैसा होना चाहिए? उसकी हाइट, बरामदा वगैरह जो हम बनाते हैं, शेड बनाते हैं, उसकी हाइट वगैरह कितनी होनी चाहिए? रोशनदान वगैरैरह कैसे होने चाहिए? और नीचे उनका जो फर्श वगैरह वो कैसा होना चाहिए? देखें, जो शेड जो बनाते हैं लोग कमर्शियल लेवल पे काम करना चाहते हैं, ठीक है। जिन लोगों को तजर्बा है, वो शेड बनाने का सोच रहे हैं, वो गोट फार्मिंग पहले कर रहे हैं, पर शेड बनाने का सोच रहे हैं, उनके लिए ये तीन किस्म के शेड होते हैं। एक शेड होता है ऊपर से भी कच्चा होता है, नीचे से भी कच्चा होता है। एक शेड होता है ऊपर से कच्चा होता है, नीचे से उसका फर्श पक्का होता है, ठीक है। उसमें फिर आपको जो है कि सफाई करने में आसानी हो जाएगी, इस गर्मियों में सर्दियों में आसानी हो जाती है। आप जो भी चीज़, उसको पराली वगैरह भी डाल सकते हैं, भूसा भी डाल सकते हैं, जो कि उसको हीट देता है सर्दियों में। और गर्मियों में आप उसको फर्श को अच्छी तरह धो भी सकते हैं, जो कि आप वो ठंडी आपको जो है कि कूलिंग की जगह काम करेगा, ठीक है। तीसरे जो होता है उसका आप कह लें कि उसका चाहे आप छत पक्का कर लें या कच्चे कर लें, जो उसकी फर्श की हाइट है वो 3 से 4 फीट की ऊंचाई पे होती है, और उसका जो फर्श होता है वो लकड़ी का फर्श होता है। जैसे जिस तरह मैंने बताया आपको कि फर्श की इकसाम 3 होती हैं। छत आप जिस तरह मर्जी रख सकते हैं, पक्का रख लें, कच्चा रख लें, लोहे का रख लें। जो फर्श की जो कंडीशन है वो एक कच्ची होती है,
ठीक है, और एक पक्की होती है जिसे हम सीमेंटेड फर्श बोलते हैं। एक फ्लोर होता है वो लकड़ी का होता है, जो असल उसका मकसद होता है वो गर्मियों में सर्दियों में उसके लिए सूटेबल होती है, और उसकी जो सफाई भी उस फार्म में नहीं करनी पड़ती। आपको एक जो ना कि एक बकरी का गोबर भी साफ करना नहीं पड़ता, क्योंकि जो फर्श होता है उसमें इस तरह की फटियाँ लगी होती हैं, ठीक है। तो फटियों में थोड़ा सा फासला होता है, 1 इंच का 4 सूत्र का फासला होता है, जिससे जो गोबर पेशाब करती है वो नीचे आ जाता है, जिसकी वजह से आप जो उसकी सफाई है आप 1 माह बाद कर सकते हैं, 2 माह बाद, 3 माह बाद भी आप कर सकते हैं। रोज की बुनियाद पे ना की जाए तो कोई मसला नहीं है उसका। अच्छा, आपके ख्याल से जो आपने 3 टाइप्स बताई हैं फर्श की, इनमें से सबसे सूटेबल जो फर्श की टाइप है वो हमें बता दें। मैंने आपको बताया कि अगर सबसे पहले बात यह है कि कोई बंदा, नया बंदा अगर इस काम को करना चाहता है तो वो इस काम को इस तरह करे कि पहले अपने घर में शेड पे इन्वेस्टमेंट ना करे। आप देखें, अगर उसके पास 4-5 लाख रुपया उसके पास टोटल इन्वेस्टमेंट है, वो अगर शेड बना देगा 4-5 लाख रुपए का, वो खरीदेगा क्या, उसको फार्म को मैनेज किस तरह करेगा, उसकी फीडिंग, उसकी ब्रीडिंग, मुलाजमों की तनख्वाह, वो सारा खर्चे, बहुत सारे खर्चे होते हैं, वो किस तरह मैनेज करेगा, ठीक है। इसमें ये चीज़ें आ जाती हैं। आप इस तरह करें कि आप जो भी नए फार्मर हैं वो किसी भी हवेली ले लें, 2-4 हज़ार पे 1 माह किराए पे हवेली मिल जाती है। किसी का घर ले लें जिसमें सेन भी हो, कमरे भी हो, बरांडा भी हो, तो वो भी 4-5 हज़ार का किसी छोटे गाँव में मिल जाता है। आप उसमें जाके फार्मिंग करें, 1 साल 6 माह तक करेंगे तो आपको तजर्बा हो जाएगा। अगर आप आगे करना चाहते हैं तो आप कमर्शियल लेवल पे कर सकते हैं, अच्छा शेड बना लें। अगर आप फिर उससे छोड़ना चाहते हैं तो आपका जो शेड का नुकसान है वो नहीं होगा। अच्छा, तो ये भाई आपने ये जो फर्श बताया लकड़ी का, जी, इसकी आपने हाइट कितनी बताई? 3 फुट जमीन से ऊपर होना चाहिए ये? 3 से 7 फीट होता है। कुछ लोग जो ना वो 7 फीट रखते हैं, 6 फीट रखते हैं, 4 फीट रखते हैं। कम से कम 3 फीट होनी चाहिए कि बंदा आसानी से बैठ के भी उसको, अगर बंदा खड़ा तो नहीं हो सकता है, ये है कि बैठ के उसकी सफाई कर ले आराम से। अच्छा, ये कोई स्पेशल मार्केट से मिलता है या कहीं से भी आप बनवा सकते हैं? देखें, जो मैंने बात बताई है कि इसकी हाइट होती है, इतनी हाइट पे आप करके उसे बना सकते हैं, ठीक है। जो अच्छा तरीका होता है वो चाइना से शीटें मिलती हैं, प्लास्टिक की होती है, प्लास्टिक का फ्लोर होता है, आप उसका बनाएंगे तो वो तो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। अगर आप किसी डीलर के थ्रू मंगवाएंगे तो क्या पता पॉसिबल हो जाए। अगर आप इस मॉडल को सर्च करना चाहते हैं, यूट्यूब पे जाएं, गूगल पे जाएं, प्लास्टिक फ्लोर फॉर गोट्स लिखेंगे तो आपके पास ये मॉडल आ जाएगा, काफ़ी वीडियोज़ आ जाएंगी। इंडिया में काफ़ी काम हो रहा है इसके ऊपर बकायदा, चाइना में शीट वगैरह बन रही हैं, कंपनियाँ, काफ़ी फैक्ट्री हैं जो इसको बना रही हैं। आप किसी डीलर के साथ मिलके इसको मंगवा सकते हैं, जिसकी इस प्लास्टिक की अगर म्याद की बात की जाए तो 4 से 5 साल 10 साल भी निकाल जाती है। इसमें थोड़ी सी क्वालिटी होती है, मुख्तलिफ क्वालिटी में मुख्तलिफ रेट मिलती हैं। जो मैं बता रहा हूँ आपको, लकड़ी का आपके तरखान, आपके जो गाँव में जो होता है, या कोई भी कारपेंटर इसको बना देगा आराम से। इसकी भी म्याद लकड़ी के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपकी लकड़ी सफ़ेदे की होगी वो उस हिसाब से डिपेंड करेगा, पॉपुलर की होगी वो उस हिसाब से डिपेंड करेगा। जो अच्छी लकड़ी है वो कीकर की है और टाली की है, उसके आप लगाएं तो उसमें वो भी 5 से 6 साल आराम से निकाल जाएगी। अच्छा, ये जो आपने बताया, अच्छा इसमें सर हमें बता दें कि फासला जो हम फटियां लगाएंगे वो फासला कितना होना चाहिए कि जानवर इजीली ऊपर जो है वो चल फिर सके? फासला उसमें होता है 1 इंच का, 1 इंच का भी होता है, ठीक है। कुछ लोग 4 सूत्र का भी रखते हैं, थोड़ा सा 2 सूत्र का, 3 सूत्र का भी रखते हैं। तो बड़ी बकरी में हो तो उनको मुश्किल नहीं होती, आप 1 इंच का फासला रख सकते हैं। उसमें जो उसकी फट्टी की मोटाई चौड़ाई होगी वो 4 इंच होनी चाहिए। फट्टी की चौड़ाई 4 इंच होनी चाहिए, मोटाई 1 इंच का। वो फट्टा टाप आपने देखा होगा वो आ जाता है उसमें, ठीक है। तो आप उसका बना लें तो ये आपका बेहतरीन शेड भी बन जाएगा। तो अब उसको मैनेज करने में सारी जो मुश्किलात होती हैं वो आपकी आधी कम हो जाएंगी, बीमारियां कम हो जाएंगी, ठीक है, आपके आधे मसाइल कम हो जाएंगे अगर आप लकड़ी का शेड बनाते हैं। अच्छा सर, टेम्परेचर बता दीजिएगा कि बकरियों के शेड के अंदर टेम्परेचर किस तरह का एनवायरनमेंट होना चाहिए, कितने डिग्री? सर्दियों में तो बकरियों को दिन और रात को जो है तकरीबन 20 दर्जा रात में इसको रखेंगे तो बकरी ठीक रहेगी। गर्मियों में ये आप कितना कंट्रोल कर लेंगे, आप कह लेंगे आप 30-35 तक भी चला जाए तो कोई मुश्किल नहीं है। गर्मियों का टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो जाए तो मुश्किल कोई नहीं, पर सर्दी का टेम्परेचर शेड के अंदर गिर जाए तो फिर बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बकरी फार्मिंग इसलिए भी बदनाम है कि जब लोग कहते हैं कि बकरी फार्मिंग ना करें, सर्दियाँ आ जाएंगी, आपके बच्चे मार जाएंगे, ये इसी वजह से मिसाल दी जाती है कि सर्दियों में ये जानवर बहुत ही कमज़ोर पड़ जाता है, जिसकी वजह से मुश्किलात के सामना करना पड़ता है और गोट फार्म लोग
करना छोड़ जाते हैं। इनकी खुरलियां किस टाइप की होनी चाहिए? इसकी खुरलियां आप देख लें, अगर आप पाकिस्तान में देखा जाए तो 90% जो बकरी फार्मिंग है वो टोटली चराई पे हो रही है। सारा दारोमदारी उसका बाहर ही होता है। बकरी सुबह 10-11 बजे 12 बजे जाती है और शाम को वापस आती है। ठीक है, तो अगर आप शेड के अंदर रख के खुरलियां बनाएंगे तो आप इस तरह कह लें कि एक बकरी के लिए 1 बाई फुट की जगह होनी चाहिए। 1 फुट मुरब्बा जगह हो तो बकरी के लिए काफ़ी है। आप उस हिसाब से देख लें, अगर आपके पास 5 बकरियां तो आप 2 फीट चौड़ी खुरली रख लें और उसके बाद 5 फीट लंबाई तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। अच्छा सर, तो ये भाई अक्सर हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिसकी ज़मीन अपनी नहीं है क्या वो ये काम कर सकता है? देखें, पाकिस्तान में जितना मैंने आगे भी अर्ज किया है कि 90% लोग वो हैं जिनकी ज़मीन एक मरला भी नहीं है। बकरी की तादाद अगर देखी जाए तो 200-300 जो है कि अबाव अजदाद से वो करते आ रहे हैं। उनकी एक मरला भी ज़मीन नहीं है तो वो ये काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपके पास अपनी ज़मीन नहीं है तो आप ठेके पे ले लें। अगर फार्म के अंदर रख के आप कमर्शियल लेवल पे ये काम करना चाहते हैं तो आप ठेके पे ले सकते हैं, चारा मोल ले सकते हैं। अच्छा, 1 एकड़ का ठेका बता सकते हैं? 1 एकड़ का ठेका सर सियालकोट में जो है कि वो 20 से 30 के दरमियान जो है वो चल रहा है। उसमें 18 भी आ जाता है, कहीं पे 32,000 भी वो ठेका होता है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि शेड का जो कवर्ड एरिया होता है उसमें जो खुरलियां बनी होती हैं वहाँ पे बकरियों को बांध के रखा जाए तो वो बेटर रहता है, या फिर आप खुला उनको छोड़ दें तो वो बेहतर रहेगा? हाँ, खुला छोड़ देंगे, उसमें ये होगा कि बकरी अपनी मर्जी से पानी पिएगी, अपनी मर्जी से खाएगी, अपनी मर्जी जहाँ उसका दिल करेगा वहाँ उधर बैठेगी। ठीक है, तो ये ग्रोथ पे डिपेंड करता है, ग्रोथ फिर अच्छी हो जाती है। इनके जो बच्चे हैं इनके लिए सेपरेट जगह होनी जरूरी है, या फिर इनको जी बिल्कुल, पहले दिन से ही बच्चा उसका अगर आप सेपरेट कर देंगे, उसको उस बच्चे की कैपेसिटी के हिसाब से अगर दूध पिलाएंगे तो उसको मसाइल कम आएंगे। 15 दिन के अंदर जिस बच्चे को मोशन लग जाते हैं ना वो बच्चा नहीं बचता, उसके रिकवर होने के चांसेस बहुत कम है। जो बंदा 2 हफ्ते तक बच्चे को जिंदा रख सकता है वो समझ लो एक कामयाब जो है गोट फार्म है। उसका बच्चा भी सेहतमंद होगा, वो कभी भी मरेगा नहीं। क्या रीज़न बनती है सर ये बच्चे को? बच्चा जब मर जाता है उसकी काफ़ी सारी रीज़न आती हैं। बकरी का जब प्रेगनेंट होती है उसमें भी ब्रीडर में भी आती है। 4-5 वजूहत होती हैं इसकी ब्रीडर की होती हैं। ब्रीडर के जो स्पर्म होते हैं उसमें भी मसला होता है। ठीक है, और उसके बाद ब्रीडर के बाप में, माँ में, ये भी ब्रीडिंग जो होती है ना, देखें ना, जो ब्रीडिंग होती है वो ब्रीडर होता है वो आपके फार्म का फ्यूचर होता है। ठीक है, आप उसके ऊपर आपका फार्म डिपेंड करता है वो कितना चलता है और कितना वो काम होता है। ठीक है, आपके पास अगर बकरी आप कह लें कि अगर बकरी आप दोगली टैडी बकरी 10,000 की लेते हैं, अगर आपका ब्रीडर 1 लाख का है तो आपका फ्यूचर बदल सकता है, आपका फार्म बदल सकता है, आपके फार्म का सारा नक्शा 2 साल में बदल देगा एक ही ब्रीडर। ठीक है, अगर आप बकरी 1 लाख रुपए की लेंगे, ब्रीडर आप 10,000 का लेंगे, आप 10 साल भी लगा लेंगे कि आपका फ्यूचर कभी नहीं बनेगा गोट फार्मिंग का। ये कामयाब और नाकाम गोट फार्म की पहली निशानी ये है कि ब्रीडिंग पे वो कंप्रोमाइज़ जो है वो कर जाता है। ब्रीडिंग पे वो सोचता कुछ है, देखता इंटरनेट पे देखता कुछ है, सोचता कुछ है, तो हिसाब किताब कापी पे कुछ करता है वो। जब उसके रिजल्ट आते हैं फिर वो बहुत नुकसानदायक होते हैं। यानी कि आपके ख्याल से जो बकरियों के बच्चे जो ज़ाया होते हैं उसमें ब्रीडर का बड़ा किरदार होता है। ब्रीडर सेहतमंद होना चाहिए। जी, ब्रीडर का सेहतमंद होना ज़रूरी है। ब्रीडर वो दिन में कम, उन दिनों में जब वो बकरी क्रॉस हो रही है उसके उन दिनों में जो उसका मिलाप है वो कम बकरियों से हो। कि आप कह लें कि एक दिन में 1 बकरी क्रॉस कर ले अगर बकरा तो उसको अच्छी फीड डाल दें तो वो बेहतर है। ठीक है, कई दफ़ा ये होता है कि 4-4, 5-5 बकरियाँ भी क्रॉस करता है, फिर उसके बच्चे के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा, बहुत फार्म्स हमने देखे हैं जहाँ पे 10 बकरियाँ अगर रखी हुई हैं तो उनमें एक ब्रीडर को खुला छोड़ दिया होता है। जी, ये आपके ख्याल से ये कैसा है? देखें, पाकिस्तान में जो बकरियाँ ना 20 बकरियों के लिए 1 ब्रीडर अच्छा है, पर मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप 20 बकरियों के अंदर 2 ब्रीडर रखेंगे वो ज़बरदस्त है। ठीक है, तो उसमें फिर ज़्यादा बेहतरी है। लेकिन ब्रीडर को सेपरेट रखा जाए आपके ख्याल से? जब भी फार्म में आता है ना ब्रीडर, चराई के बाद आता है, तो अगर फार्म के अंदर रख रहे हैं तो उससे सेपरेट रखें, आप उसे बांध के रखें, वो ज़बरदस्त है। ठीक है, तो आप उसे जब छोड़ेंगे दिन में तो जो बकरियां होंगी उनको पता चल जाएगा, क्योंकि उसको ब्रीडर होता है वो सुन के बता देता है।